हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा चैप्टर समझाने जा रहा हूं जो शायद आपको किसी ने समझाया होगा। मैं आपको एक पॉलिटी से एक चैप्टर समझाऊंगा कि ये देश कैसे चलता है, ये देश कैसे चल रहा है, इनको कौन कौन चला रहा है, ये नेता कैसे चुने जाते हैं, इन नेता को कौन चुनता है, कहाँ पर बैठते हैं, ये अपना कार्यालय कहाँ पर है, कैसे काम करता है, इनके काम करने का तरीका कैसा है, ये पॉलिसी कैसे लागू करते हैं और इनकी पॉलिसी कैसे लागू होती है, इनके पीछे किनका हाथ होता है। क्योंकि नेता तो एक होता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं। इसी प्रकार देश चलता है और उस देश को चलाने के लिए एक सर्वोच्च कानून होता है। वो कानून किस प्रकार से लिखा जाता है, वो कानून किन किन कड़ियों पर खरा उतरता है। इसी प्रकार आपको ही इस वीडियो में पूरी नॉलेज जानकारी दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, ऐसे बने रहे। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहे ताकि मैं आपको सबसे पहले पॉलिटिकल इस चैप्टर से शुरुआत करता हूं कि हमारे देश में कैसी सत्ता है, कैसी सरकार है। हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है। ये लोकतांत्रिक सरकार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सरकार को लोग व्यक्ति या लोग चुनते हैं, इसीलिए इसे एक लोकतांत्रिक सरकार बोला जाता है। और इस टॉपिक को चुनने के लिए हमारे संविधान के बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारे देश के संविधान को पढ़ा। उस संविधान को पढ़ने के बाद में फिर ये निष्कर्ष लिया कि अपने देश का सरकार को कैसी रखा जाए, इस सरकार में किसकी सत्ता रखी जाए, इस सरकार में केवल लोगों की सत्ता रखी जाए। क्यों? क्योंकि इस देश में लोग ही डिसीजन लेंगे और उन लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा उन चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से डिसीजन लिया जाएगा और वे सब काम वही कराए। क्यों? क्योंकि यदि इस देश में समथिंग 140 करोड़ जनसंख्या से अधिक है, यदि सभी डिसीजन लेने लग गए तो ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार इस देश में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कानून होना जरूरी है। उस कानून को अपने देश के नेताओं ने नाम दिया, उसका नाम है संविधान। इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। यदि किसी भी देश में संविधान नहीं रहेगा तो देश चल ही नहीं सकता, क्योंकि एक संविधान को एक देश में सर्वोच्च कानून बोला जाता है। ये सर्वोच्च कानून होता है, इसी के अनुसार पूरा देश चलता है। इसी कानून में सभी चीज़ें लिखी जाती है कि कौन सा व्यक्ति को कौन सा कार्य करेगा, कौन व्यक्ति डिसीजन लेगा, कौन राजा रहेगा और इस देश की सुरक्षा व सभी चीज़ इसी चीज़ सुरक्षा व वित्तीय फाइनेंस कार्य सभी इसी में एक लिखित रूप में होता है और इसी को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको हम भारत का संविधान बोलते हैं या किसी भी देश का संविधान बोल जाता है या किसी देश में इसे सर्वोच्च कानून भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी संस्थाएं मिलकर काम करती है और इसे एक राजनीतिक दर्जा दिया जाता है। क्योंकि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेज जा रहे थे तो अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ऑफ इंडिया से के संविधान से ये प्रेरणा ली थी कि अब ये देश 1947 में आज़ाद हो चुका है, अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा कानून बना सकते हो और तुम्हारा देश चला सकते हो। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि इस देश में बहुत सारी रियासतें हैं, वे रियासतें स्वतंत्र भी हो सकती है, भारत में विलय भी हो सकती है। इस प्रकार इसमें एक असेंबली थी, उसमें बहुत बड़ी महासभा थी। उस महासभा में लगभग 245 व्यक्ति थे, जिनमें से हमारे पहले इंडिया में पाकिस्तान भी इंक्लूड था, इसमें ये भी इंक्लूड था, इसमें शामिल था। लेकिन अंग्रेज़ों ने यह शर्त रखने के बाद में वहाँ का नेता मिस्टर जिन्ना ने यह शर्त रखी कि हमारा धर्म अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी उर्दू लैंग्वेज है, इस हम तुम्हारे इंडिया में नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि बहुत सारे नेता थे। इन नेताओं ने मिस्टर जिन्ना को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन मिस्टर जिन्ना नहीं समझे। उन्होंने सोचा कि हम तो एक अलग पाकिस्तान की मांग करेंगे और एक अलग से पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन इस बात को हमारा संविधान या हमारी असेंबली इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन मिस्टर जिन्ना अपनी जीत पर अड़े रहे और एंड में उन्होंने एक आंदोलन भी कर दिया। उस आंदोलन में बहुत सारे व्यक्ति मारे गए। 2-3 मंथ के बाद में वापस सभा ने ये निर्णय लिया क्यों ना इस पाकिस्तान को एक अलग देश निर्मित करने की इजाज़त दी जाए और मिस्टर जिन्ना को यह एक ऑर्डर दे दिया गया है कि तुम अपना एक अलग से संविधान बना सकते। इस प्रकार
हमारे देश में बहुत सारी रियासत थी, लेकिन प्रथम बार में जब इन रियासतों को तो एक विलय किया जा रहा था तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने बहुत सारी कोशिशें करके और एक कानून तैयार करके और सभी रियासतों को उसमें शामिल के संविधान को निर्मित करने वाले नेताओं को इस बात की सोच थी कि इस कानून के बिना ये देश चल नहीं सकता है। इसी प्रकार उन्होंने कुछ समितियां बनाई, 245 से अधिक महासभा थी, उन सभी ने ये डिसीजन लिया क्यों नहीं इस देश में ऐसी संस्थाएं बनाई जाए जो अपने देश में नौकरशाही को चुनेगी और इस देश की एक सेफ्टी या सुरक्षा होगी और इस देश को कोई बाहरी आक्रमणकारी आकर वापस इसे एक गुलाम न बना सके। इस प्रकार की अपने देश के निर्माताओं को सोच थी और उन्होंने एक एक कानून लिखा। उस कानून को देश में पहले राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, तो यहाँ पर बाहरी आक्रमणकर्ताओं ने आकर इस देश को गुलाम बना लिया। अपना देश लगभग 100 वर्षों से अधिक वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और यहाँ पर अंग्रेजों ने राज किया। इस प्रकार ये अपने देश के निर्माताओं को, ये संविधान निर्माताओं को ये चीज़ मालूम थी कि कहीं वापस ये देश आगे जाके खंड खंड ना हो जाए। इसी बात को, अखंडता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, उन्होंने एक ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया ताकि इस देश में वे संस्थाएं इस सेफ्टी या सुरक्षा को बनाए रखें। तो देश में उन्होंने इसे एक लोकतांत्रिक देश का नाम दिया। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाएंगे और वह इस देश में डिसीजन लेंगे। तो ठीक, मैं आपको दिखाऊं कि अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने जब संविधान के फ्रेमवर्क की तो उन्होंने ऐसी फ्रेमवर्क की क्यों ना इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड किए जाए। एक बहुत बड़ी महासभा होगी, उस महासभा में 545 व्यक्ति होंगे जिन्होंने उसे नाम दिया लोकसभा व राज्यसभा। और इन्होंने 3 पॉइंट डिसीजन में लिया। सबसे पहले इन्होंने विधायिका डाली, उसके बाद में उसने कार्यपालिका और 3rd नंबर पर न्यायपालिका। ये 3 ही अपने देश की सर्वोच्च कानून है या संसद है, इसे इन्होंने संसद नाम दिया। इस संसद में ये तीनों कड़ियाँ मिलकर डिसीजन लेगी। जैसे आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊँ, जब विधायिका कोई कानून बनाएगी तो उस कानून के कार्यों को कार्यपालिका लागू करेगी और जब उस काम को कार्यपालिका लागू करेगी उसमें कुछ गलतियां होगी तो उसमें न्यायपालिका देगी। क्यों? क्योंकि अपने देश में एक सुप्रीम कोर्ट को रखा गया, वह सुप्रीम कोर्ट इनकी गलतियों को दिखाएगा और उन पे एक न्याय जस्टिस करेगा, यानी कि एक जस्टिस की जाएगी। इस प्रकार इस देश की तुलना की, यदि न्यायाधीश कोई गलती करेगा तो उसे महाअभियोग लगा के विधायिका के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि विधायिका कोई गलती करेगी तो उसे भी महाअभियोग लगा के हटाया जा सकता है। और यदि कार्यपालिका इस काम में कुछ गलती करेगी तो न्यायपालिका उसे सजा देगी। इसी प्रकार इस देश में तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से जोड़ दी गई है ताकि तीनों गलती ना करे और ये देश चलता रहे।